सबसे पहले मैं बस्तर यानी आज जो बस्तर जल रहा है और हर तरह की आग में खून की नदी, जहाँ पानी बहने की जगह खून की नदी के ढेर हो रहा है, आईडियों से ब्लास्ट हो रहा है, वो बस्तर आप सबको कोटि कोटि मैं आप सबको सलाम करती हूँ। और जितने यहाँ बैठे हैं उन सारे को मैं सलाम करके आप सब से मैं उम्मीद करती हूँ कि बस्तर को बचाने के लिए, बस्तर के आदिवासियों के लिए हम आज इस उम्मीद पे आए हैं और बैठे हैं, तो इस चीज़ को वो आगे करना है। लेकिन मैं जो बस्तर में जो चीज़ें हो रही है, इतने दिनों से, इतने सालों से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज मुझे इस बात का ऐसा लगने लगा कि अब बस्तर में एक शांति वार्ता की जो बात आई है, उस शांति वार्ता के लिए आज जो पहली बार मैं इतने साल मतलब मैं आई उन 20 सालों में कई बार यहाँ मतलब हैदराबाद में आई, लेकिन ये पल नहीं देखी। लेकिन आज आप सबको इस एक मंच में इतने सारे मैंने साथियों को देख के आज कहीं ना कहीं इस बात की थोड़ी सी उम्मीद जग रही है कि बस्तर में शांति वार्ता होना चाहिए, हर पल होनी चाहिए। क्योंकि कितने सालों से सलवा जुड़ूम आया, सलवा जुड़ूम के समय भी कितने वहाँ पर लोगों को, घरों को जलाया गया, बलात्कार किया गया, ये सब चलते ही आ रहा है और सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम पहले की बात, जो 10 साल पीछे में की बात मैं नहीं करूँगी, 10 साल पीछे जाएंगे तो वही चीज़ होते आया है, वो चीज़ें चलती आई है। लेकिन और उन बातों को करने से और आज के में अब इन 2 सालों में जो हमको दिख रहा है 2024 में, 2024 और 25 इतना मतलब सरकार जो हरकत कर रही है, भाजपा सरकार जब से आए हैं उसके बाद, मैं किसी पार्टी की ये नहीं कह रही हूँ कि मैं इस पार्टी को ज़्यादा समर्थन उस पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं बोलने से मैं चुकती नहीं। कांग्रेस गवर्नमेंट भी आया और आज भाजपा गवर्नमेंट, थोड़ा ना थोड़ा तो अंतर है। जो 2024 का डेटा देखेंगे और 2024 के बाद 25 का डेटा, दोनों में अंतर है। तो इतना नरसंहार आज क्यों? वो तो उस समय भी कांग्रेस गवर्नमेंट में भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, तो लेकिन उससे थोड़ा, लेकिन ये जो सरकार आने के बाद अति हो गया। और आज जब शांति वार्ता की बात जब कर रहे हैं, पता है सरकार क्या वहाँ पर हमारे लोग आदिवासी को क्या भड़का रही है? सरकार ये भड़काने की कोशिश कर रही है, देखो हैदराबाद से जो लीडर है उनको मौत के घाट उतारने से अब शांति वार्ता की बात आ रही है। ऐसा करके वहाँ के लोगों को भड़का रहे हैं और वहाँ की कम्युनिटी किसी तरह की बात को लेके आगे ना स्टेटमेंट दे रही है, चाहे मैं हूँ चाहे और भी लोग हैं, कोई समुदाय बाहर आके अपनी बात नहीं रख रहे हैं। लेकिन उनके अंदर जाके उनको कैसे समझाना, कैसे कहना, ये हम सबको जो मंच में बैठे इन सारे लोगों को जाके इस बात को बस्तर में रखनी पड़ेगी। क्योंकि उनको लग रहा है कि नहीं हैदराबाद के जो लीडर मारे जा रहे तब शांति वार्ता की बात आ रही है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है। क्योंकि ये तो आज लीडर मरने की बात नहीं, वहाँ के आदिवासी भी मर रहे हैं, यहाँ के लोग भी मर रहे हैं, लेकिन यहाँ की लीडर अगर बस्तर को वहाँ पर अगर जंगल बचाने के लिए अपनी बंदूकें लेके वहाँ लड़ रहे हैं तो क्या गुनाह रहा, क्या तकलीफ ही रही? तो आज सरकार इस बात को क्यों कह रही है कि लीडर, देखो हमको किसी तरह का भेदभाव और ये सब चीज़ें में नहीं, लेकिन हमको चाहिए बस्तर की में शांति वार्ता, चाहे वो हैदराबाद के लीडर की ये हो रही हो, चाहे झारखंड की हो, छत्तीसगढ़ की हो, कहीं से भी, लेकिन शांति वार्ता। क्योंकि बस्तर भी एक भारत का एक हिस्सा है, हम आदिवासी भी एक भारत के हिस्से हैं। लेकिन वहाँ पर अगर नक्सल के नाम से, नक्सल मूवमेंट के नाम से आज वहाँ इस तरह से जो मौत हो रही है, घरों से निकाल के मार रहे हैं, इतना उसको तकलीफ दिया जा रहा है, आखिर क्यों? इंसान को क्यों मारना चाहिए? किस वजह से मारना? अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको कोर्ट में ले जाना चाहिए। अभी देखिए कितना, तोड़का में 6 लोग, करचोली में 14, पिड़िया में 12, गमपुर में 30, मुदवेडी में 1 बच्ची, नेशनल पार्क परसेगढ़ में 31 लोग, और फिर उसके बाद 3 कांकेर में जहां शंकर राव जी वो हुए थे वहां पर 29, राजनांदगांव में 40 के लगभग, नारायणपुर माड़ क्षेत्र में 10, अने अभी कोंडा गांव में अभी फिर से हुआ है 3। ऐसा तो एक कुछ लगभग डेटा में बता रहे। इतने तादादों में यही 2025 और 24 के लास्ट स्टेज में इतने लोगों को मारा गया और इतने को गोलियां सीधा चला रही, और वो भी यहाँ सबको देश में बता रहे हैं कि नहीं वहाँ बहुत बड़ी मुठभेड़ हो रही है। अरे उस समय तो लोगों को पकड़े जाते हैं, पकड़ के
पकड़ने के बाद उसको मारा जा रहा है, गोली चलाई जा रही है। आखिर क्यों? उनको तो पकड़ के जेल में ले जा सकते हैं ना, कोर्ट तक पेश कर सकते हैं ना, दम है तो कोर्ट्स के आधार पर उनको सजा दिला सकते हैं, फांसी दिला सकते हैं, लेकिन गोली चलाने का अधिकार किसने दिया? इस तरह से गोलियां क्यों चल रही है? क्यों चलाना चाहिए हमारे? तो अशांति वार्ता क्यों नहीं होना? अगर दो बंदूकधारी, सरकार भी बोली शांति वार्ता करेंगे, नक्सल मूवमेंट भी कह रहे, पार्टी भी कह रही है कि हम शांति वार्ता करें, अब दोनों के बीच में शांति वार्ता की बात आगे आई है। अब नक्सलवाद तरफ से बात हो रही है कि हमारी शर्त, अब सरकार क्या ये कर रही है, बोल रही है कि हम शर्त को नहीं मानेंगे। अगर उनकी शर्त को नहीं मानेंगे, लेकिन इस बीच में ये दोनों के बंदूकधारी के बीच में आम आदिवासी का समुदाय हुआ है जो सबसे ज़्यादा, उनकी जल जंगल जमीन घर बच्चे सब छीना जा रहा है, उनकी कोई चीज़, उनका वहाँ का रहने वाला ज़मीन पर भी बारूदों का ढेर बिछाया जा रहा है। तो ये कम्युनिटी जो है, ये बस्तरवासी है, ये जो आदिवासी है, इसके बीच में जो बंदूकों के बीच के जो समुदाय हैं, इस पर हमको जाके सीधा उनको तैयार करने की ज़रूरत है और उनको भी तैयार करके इनके साथ लेने की ज़रूरत है। जो मैं मंच में जितने जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं और भी संगठन के जो आए हैं, इनसे मेरा उम्मीद करती हूँ कि ये टीम बस्तर में जाके उनको कैसे एकजुट किया जाए, क्योंकि वहाँ के लोग देख रहे हैं कि हमको कहाँ से ताकत मिलेगी जिससे हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। जब तक आप जैसे लोग यहाँ से साथी लोग वहाँ जाके नहीं कर पाएंगे, आसान नहीं है बस्तर के लिए शांति वार्ता की बात वहाँ करना जो हमारे आदिवासी की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों बंदूकधारी तो अपना बोल दिए। अगर इस बार ये जो अवसर आया है शांति वार्ता, इस शांति वार्ता के लिए अगर हम लोग उसी तरह पूरी बहुत एक बड़े लेवल पे इस बात को नहीं मनाएंगे, नहीं करेंगे, आप अंदाज़ा भी नहीं लग सकते बस्तर अब बचेगा नहीं, बस्तर के लोग बचेंगे नहीं, क्योंकि सरकार अपनी वो कहेगी कि हम तो शांति वार्ता के लिए बोले थे, और माओवादी भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, हम भी शांति वार्ता की बोले। अब वो दोनों के बीच की बातें हम सुनते रहेंगे, आप लोग सब सुनते रहेंगे, जो वहाँ के रहने वाली आदिवासी भी खामोश रहेंगे, वो भी यही बोलेंगे कि नहीं हम कहाँ से शुरू करें। तो उनको ताकत देना, उनको जगाना, उनको साथ जोड़ना, और उसके बाद वहाँ कैंपिंग चलाना चाहिए। वहाँ हर घर, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर कोई कुछ शांति वार्ता की बात वहाँ निकालना चाहिए। वो निकलेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि वो होगा। पर जो यहाँ इतनी ताकत दिखा रहे हैं, इतना यहाँ का जोश है, ये जोश हम बस्तर में कैसे ले जाएं, छत्तीसगढ़ में कैसे ले जाएं, ये हम सबको आप सबको सोचने की ज़रूरत है कि वहाँ हम कैसे इस बातों को रखें, क्योंकि शांति वार्ता तो होना ही चाहिए। देखिए, एक मतलब कहना चाहिए मेरे को, अब बस्तर को उस नज़रिया से मैं देखती हूँ, एक दिल्ली में जो एक निर्भया एक कांड होने से पूरा भारत देश जग गया, पूरी भारत हिल गई। तो क्या बस्तर में जब इंसान को मारने वाला बस्तर बनाया जा रहा है, उनकी हत्या करने वाला बस्तर बनाया जा रहा है, तो क्या उसके लिए क्या पूरा हिंदुस्तान भारत नहीं जग सकता? क्या पॉलिटिकल लीडर, कोई तरह के जो संगठन साथी, क्या बस्तर के लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर हमारे बस्तर के लोगों अगर आवाज़ नहीं उठा पा रहे, क्या वजह है, क्या कारण है, क्यों ऐसा नहीं बन पा रहे, एक साथ क्यों नहीं, ये सब आप लोगों को हम सबको सोचने की ज़रूरत है वहाँ। क्योंकि कई बार देखिए, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बस्तर की जो लड़ाई है, मैं 2011 में मेरा जेल जाना, और 2014 के बाद मैं जब रिहा होने के बस्तर को हमने यही सोच के जेल से बाहर आया, ये अब हमारी लड़ाई, हम अब बस्तर के लिए, हमारी हर जिंदगी, हर सांस बस्तर के आदिवासी, खुद मेरे आदिवासी और वहाँ के जो जल जंगल के लिए है, और उसी के लिए हमको लड़ना है। तो मैं वहाँ पर लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये बातें नहीं होना चाहिए कि हैदराबाद की, झारखंड की, वहाँ के लीडरों को मारा जा रहा है तो इसलिए उधर से आवाज़ है, नहीं, ये समय आ चुका है बस्तर में शांति वार्ता का, और इसको हमको सबको मिल के करना चाहिए। तो बहुत सरकार अपने आप को जीतने के लिए भड़का रही है ना, ऐसा नहीं है कि वो लोग ऐसे, वो भी चाहते हैं, वो जंगल में रहने वाला आदिवासी भी चाहता है, वो तो रोज़ मर रहा है, रोज़ कट रहा है, रोज़ उनकी ज़िंदगी पूरी तबाही होके गई। आज जो कह रहे हैं कि बीजापुर जिला, एक जिला ऐसा है जहाँ नंदराज पहाड़ के लिए भी लड़ा गया था, अडानी का जो वहाँ पर पूरा घेराव करके अडानी को घुसाने के जो है, वहाँ लगभग आज पूरा चारों तरफ से उस पहाड़ के किनारे किनारे जितना पूरी फोर्स लग चुकी है, 12-13 जो मुदवेंडी, सवलनार, तोड़का, करचोली, ये वो इलाका को पूरा केयर, इतनी कैंप वहाँ क्यों जरूरत है? और वहाँ के लोगों को क्या कर रहे हैं कि पूरा
अभी जो एक घटना घटी वो घटना को भी आप लोग के सामने बताती हूँ। तो मुझे उस दिन से मैं खुद सोच नहीं पा रही हूँ कि इतने साल की लड़ाई में ऐसे ऐसे चीज़ देखने, हमने कई तरह का चीज़ देखा, कैसे कितने को बलात्कार करे, उसके बाद मैं उनके शरीर तक का जाके हम लोग ने देखा। कई बार उनकी गुप्त अंगों को देखते हैं कि इतना सूजा रहता है, ये दो जांग ऐसा एक साथ नहीं हो पाता, वो जगह को इतनी उस नार में करती हैं, इतना बड़ा ऐसा लगता है कि मैं ज़मीन में एक गड्ढा को देखी थी। मैं खुद अपनी महिला बहनों के गुप्त अंगों में वो इस जगह देख रही हूँ। ऐसे चीज़ों को भी हमने देखा है। और कई तरह की जो मार दिया जा रहा है, वो बॉडी कीड़े लग गई है, वो भी आप लोग ने देखा। लेकिन अभी जो वर्तमान का जो है, जो जंगलों को जो घेर रहे हैं, तो वहाँ तोड़का में चारों तरफ से पुलिस ने फोर्स ले गया, लोगों को ले जाके कुछ दूरी पे। तो वहाँ जब मैं मतलब जब वो बॉडी सब वो करने के बाद ही मैं गई थी, तो वहाँ गोंडी में मुझे बता रहे हैं, जब मैं पूरा पूछ रहे हूँ तो बता रहे हैं कि जीवातिन कोई तोड़, जीवातिन कोई तोड़। उसका मतलब वो है मेरे पति का लिंग को खड़ा करवा के, मतलब ऐसा करके काटे हैं, उनके गुप्तांगों को काटे हैं, वो है ही नहीं है, ये वो बता रही थी। तो आप सोच लीजिए ये कैसा एक युद्ध भूमि है कि वो महिला बहन मुझसे कह रही है जीवतिन कोई तो रहने, उसको ये कह बोल रही, गोंडी में बता रही थी मुझे कि दीदी बोल रो रो के बता रही, इतना क्यों। और उसको कोई मौत से नहीं, वो जिंदा रह के उसको तड़पाया गया, उसको मांस को काटा गया। कई हमारे आदिवासी भाइयों को जिंदा रख के उनको तड़पा रहे हैं, उनके मांसों को काट रहे हैं, ये सब। उसके बाद या तो फिर वो अपने गोली से वो बूंद दे रहे हैं, कुछ टंगिया बंडिया से, इसलिए कोप तैयार कर रहे हैं ताकि ये लोग बाकी लोगों को साइड में रख के, वो चिल्लाता है जब उसको मारते हैं ना, वो चिल्लाएगा बचाओ ये वो करके चिल्लाएगा, दर्दों से रोएगा, तो बगल वाले सुनते हैं, वो ऐसा सोच। तो वो हुआ। और एक तीर का आप जानते होंगे हमारे आदिवासियों में कई तीर रखते हैं, वो आदिवासी के तीर है, वो एक ऐसा है कि हमारे परंपरा के हिसाब से उस तीर को रख के कभी उन लोग शिकार करने जाते हैं अपने खुद के लिए, हमारे एक पहचान है तीर, वो सब चीज़ें। तो उस तीर को मतलब उन भाइयों को ऊपर ऐसा गोप दिए, गोबने के बाद वो तीर, अब तीर तो इतना लंबा होता है, साइड रहता है, वो दसा दिए, दसाने के बाद तीर को निकालने की कोशिश किए पुलिस वाले, नहीं निकला, उसके तीर अंदर उसका आधा हिस्सा चला गया। अब ऐसा निकालने की कोशिश करे तो नहीं निकला, उसको बीच से काट के जिले में बांध के ले गए। वो मतलब अपना सो दिखाने के लिए हम इतने माओवादी को मारे, ये करके उन लोग ले गए। वो बातें भी बता रहे। अब बता, जिंदा व्यक्ति को इस तरह से गोप के मारना, ये सब। अब जैसे रेणुका की जो बात आई, वो बातें भी ये है कि उसको तो पकड़ा गई ना, पकड़ने के बाद उसको लाया गया, एक रात रखा गया, उसके बाद दूसरे दिन ले जाके उसको मौत के घाट उतारे। तो क्या ये गलत नहीं है? क्या एक बंदूक पकड़ना, कि हमारा भारत देश का तो कानून है ना, वो क्यों कोर्ट है, क्यों ताना है, क्यों जेल है? इतनी कुछ होने के बाद, इतनी संवैधानिक तरीके के हमारे हर कानून के ताकत, तो उसके आधार पे करना चाहिए। अब ये सोचो जब उस महिला को, जो रेणुका जो कमरेड उनको हो, और भी हमारी कई महिला बहन, हमको पता है थाने में क्या होता है, हम तो खुद जेले हैं ना, कैसे हम पर करंट छोड़ दिया, कैसे हमारी गुप्तांगों में पत्थर डाला गया, कितनी हमको मारपीट किया गया, कैसे लातों में हमने खाया, मुझे पता है। तो क्या उनको क्या ऐसे साधारण छोड़े होंगे जो कमरेड रेणुका जी? कुछ नहीं, उनके साथ कितना कुछ किए, उसके बाद भी सरकार को ये नहीं लगा उसने ले जाके उसको सीधा बंदूक के नोक पे वो गोली चला के मार देना। सुधाकर उनको भी पकड़ के मारा, हमारे आदिवासी को तो पकड़ के मार ही रहे। तो इसलिए मैं आप सबसे कह रही हूँ, ऐसा भारत में इस तरह के नरसंहार, इस तरह की हत्याएं, सीधा हमारा छत्तीसगढ़ ये बोलना चाहिए कि मानव, एक इंसान को मारने वाला छत्तीसगढ़ बन गया है। बस्तर सिर्फ एक हत्यारा का बस्तर बन चुका है, और कई इतनी बम ब्लास्टों से भी मर रहे हैं, इतना आईडी ब्लास्ट। तो क्या बोलती है सरकार? नहीं माओवादी ने डाला, ना माओवादी ने डाला। जिस इलाका की बात कह रही हूँ, जो गमपुर है, जो बीजापुर क्षेत्र का पिड़िया गांव, उधर भी बहुत ज़्यादा बम का आइडिया ब्लास्ट। तो आप लोग से, आप सबसे, और मंच में भी बैठे लोगों से मेरा एक सवाल है, तो माओवादी तो इससे पहले भी कई सालों से है, लेकिन अभी ये 2024 और 25 में कैंप लगाने के बाद इतना आईडी ब्लास्ट, इतना गोला बारूद जमीन से क्यों फुट रहे हैं? इससे पहले भी माओवादी थे, तो उस समय तो हमारे आदिवासी बढ़िया जंगल जाते थे, मोआ बीनते थे, आम बीनते थे, मुलकन तोड़ते थे, मछली पकड़ने जाते थे, कई तरह की साग सब्जी ला के बिंदास आज़ादी की तरह जाके उन जंगलों से लाते थे। लेकिन आज वहाँ आदिवासी
कहीं जार चढ़ता है विस्फोट हो रहा है, आईडी पानी में जाता है आईडी ब्लास्ट हो रहा है, जमीन में चल के जा रहा है आईडी ब्लास्ट हो रहा है। ये होता है ना कि मतलब हमारे बांस जो अपने मुल्क खान का पेट का वो खाने के लिए जैसा कई तरह की चीज़ें मिलती है। हमारे आदिवासी को बाजार से ज़्यादा तो जंगलों में मिलती है। जैसा टोरा लेने जाओ तो आईडी ब्लास्ट, हर लकड़ी लेने जाओ आईडी ब्लास्ट, पत्ता तोड़ने जाओ आईडी ब्लास्ट, ये सब आईडी ब्लास्ट। ये 2024 और 25 में इतने तादादों में क्यों, इससे पहले भी माओवादी रहे थे। ये बात मैं कहती हूँ तो मुझे ये कहा जाता है कि नक्सली समर्थक है, नक्सली की बातें बोल रहे। जो सच है हम वो कह रहे हैं। हम भी तो बस्तर को देखे, हमारा बस्तर है ना, बचपन से देखते आए बस्तर। तो क्या इससे पहले क्या माओवादी नहीं थे? लेकिन आप उस इलाका को क्या कर दे रहे हैं, पूरी तरह से बम बारूद इन सब से, और वहाँ के सबसे ज़्यादा लोगों को क्या सरेंडर करवा रहे हैं। क्योंकि उस पहाड़ों, उस उन्हीं के पहाड़ों से सबसे ज़्यादा माइनिंग करना है छत्तीसगढ़ सरकार को, केंद्र सरकार को। तो वहाँ के लोगों को मार तो रहे हैं, कई लोगों को मार दी। आप सरेंडर कर रहे, सरेंडर में 200-300 लगभग तो हो ही रहे हैं रोज़, 50, 60, 70 ऐसा सरेंडर दिखा। आप मेरे को बोल रहे थे दीदी सोनी दीदी आप एक बार आ जाओ इधर। क्यों, क्या करना? पूरा क्षेत्र के लोग जो वहाँ का जितने गांव 18 मतलब 50 गांव के आसपास होगा, सारे लोग निकलेंगे। निकलने के बाद क्या करना है, हम सब लोग मिलके हम सरेंडर करेंगे। मैं बोली सरेंडर क्यों करेंगे, हम माओवादी नहीं हैं, आपने बंदूक नहीं उठाए क्यों? दीदी जिंदा रहना है तो सरेंडर करना है, अगर नहीं करेंगे लोग मार देंगे हम लोग को। हमको ये बोलना भी वो नहीं लगता कि हम माओवादी हैं या नहीं हैं, पर वो लोग अगर हमारे सरेंडर करने से हम जिंदा रह सकते हैं और हम लोग यहाँ जिंदा मतलब अपने वो कर सकते हैं, तो हम सरेंडर करने को तैयार हैं। हम पूरा 10-20 हज़ार लोग जाके सरेंडर करें। लेकिन चलो मान ली सरेंडर हो गए, वो कुछ दिन के लिए बच भी गए। लेकिन उसके बाद मुझे जो लग रहा है वहाँ का सरेंडर करने के बाद वो क्या करेगी, जितना जिंदल हो, अडानी हो, जितनी कंपनी आएगा सरकार क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट जरूर डालेंगे और बोलेंगे इस इलाके के रहने वाले सब माओवादी हैं। देखो ये रिकॉर्ड है, 10,000 20,000 का जो सरेंडर रिकॉर्ड है, इनको सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा अच्छा ये तो इनको एक काम करो, इसको स्थापना के लिए कुछ और जगह दे दो, इस जगह को खाली करो। वो कोर्ट का आदेश आ जाए, फिर हम सब चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे नहीं ये कैसा, भाई यही लोग तो अपना सरेंडर किए हैं, सरेंडर करके आए, तब हम बोलेंगे नहीं मजबूरी में सरेंडर, उसमें कोई नहीं मानेगा। देश भर में हम हल्ला करेंगे, मजबूरी है जिंदा रहने के लिए उन लोग सरेंडर किए मेरे आदिवासी, कोई नहीं मानेगा। बहुत लोगों के दिमाग में आएगा वो माओवादी थे होंगे तभी सरेंडर किए हैं। लेकिन ये भी सरकार का एक रणनीति है। तो इसलिए हमको शांति वार्ता का सख्त जरूरत। अगर माओवादियों ने 2 शर्त रखा तो हमारा जो कम्युनिटी है, हम बोल रहे हैं कि 5वीं अनुसूची, पैसा कानून, ग्राम सभा, ये सारा हमारे अधिकार में दे। हम लोग को भी बोलना चाहिए, लेकिन आप सबके बिना, आप सबके साथ के बिना नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि कितने हद तक, और आज अगर ये बातों का हम कर रहे हैं, देखो हमको भी कई बार बोल, तो हमारे तो पिता को भी पार्टी ने ये मतलब बोलना चाहिए कि उनके ऊपर गोली चलाया। और आज वो उसके बाद मैं खुद भी एक सरकार, मैं ऐसा चीज़ हूँ, एक तरफ पार्टी ने जो भी मेरे पिताजी की जो गलती था, नहीं था, क्या था, वो पार्टी बता सकती। पार्टी ने हमारे पिता के ऊपर अटैक किया, पूरा घर पूरी बर्बाद, पूरी तबाही हो गई। एक तरफ सरकार मुझे ले जाके मेरी ज़िंदगी को पूरी तबाह की। अब इन दोनों के बीच में बाप बेटी कैसे पिसे। मैं अपने पिता को समझाती थी, पिता मेरे को बोलते थे मेरे को पार्टी वाले गोली क्यों मार, मैं मेरे पिता को बोलती थी मेरे को सरकार ने ऐसा क्यों किया। हम दोनों बाप बेटी में ऐसी लड़े होते। अभी 2024 में मेरे पिता की डेथ हुई, उसके बावजूद भी हमारा ये कहना कोई कि हमको चाहिए बस्तर, चाहे मेरे पिता के ऊपर कितनी गोली चली, चाहे सरकार मेरे साथ क्या कर रही है, पर इन दोनों के बीच में बातचीत करने का अवसर आ गया है। तो हमको चाहिए बस्तर के लोगों को जिंदा रखना, बस्तर का पेड़ों को जिंदा रखना, वहाँ की जल जंगल को वो करना। तो मुझे आप सबसे एक उम्मीद है कि बस्तर को कैसे, अगर इसको बातचीत के लिए करना है तो सबसे ज़्यादा बस्तर के ज़मीन स्तर के लोग, चाहे वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सामाजिक संगठन है और भी कुछ है हमारे सर्ववादी, उन सब को लेके एक ऐसे मूवमेंट तैयार करेंगे। और हमको इस जंग में जीतना है तो हमको खुद को कड़ा होना पड़ेगा, तब जाके बातचीत होगी। अगर हम नहीं कर पाए, आप लोगों का आज मैं कह रही हूँ, आप सबको कह रही हूँ, हमारे बस्तर अब नहीं बचेगा हर पूरी तरह से, क्योंकि सरकार यही बोल के जीत जाएगी, वहाँ से नहीं कर पाएंगे। हम तो बातचीत के लिए तैयार थे, कोई सुना तो माओवादी की गोली भी हमारे ऊपर चलेगी, इधर की गोली भी हमारे ऊपर चल, गोली किसकी चली नहीं पता, ये होने वाला। तो इसलिए आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, और आप लोगों को मैं एक मतलब अपील करती हूँ कि बस्तर को अगर सच बचाना है और वो करना है
क्योंकि अगर हमारी आवाज़ से वहाँ की मानवता और वहाँ की जल जंगल ज़मीन, वहाँ पेट में रहने वाला बच्चा आज वहाँ गोला बारूद की आवाज़ सुनता है। और वही कहते हैं कि मैं एक बार वो एक जगह जाके रुकी थी, वो पेट की महिला थी 8 महीना की, तो मैं वहाँ पर मैं उठ गई 2 बजे रात को, आईडी ब्लास्ट हो रहा था, पुलिस वाले फेंक रहे थे पूरा ऐसे बम पूरा पेड़ों में जंगलों में। तो मैं वो उठ के बैठ गई, तो वो महिला बहन बोलती दीदी आप क्यों उठे? मैं बोले क्या हो रहा है? ये तो रोज़ का काम, देखो मेरे बच्चे को आके छुओ, मेरा बच्चा भी जग गया। जब बस्तर में पेट का में रहने वाली माँ का वो बच्चा जग के उस ब्लास्ट को सुन रहा है, उस बारूद बम की महसूस कर रहा है, वो बस्तर बन चुका है। इसलिए उस बस्तर को बचाने के लिए बातचीत से अच्छी तरीका कुछ नहीं, हम लोकतंत्र तरीके से संविधान की उस पर आके बात करना चाहिए। और मैं ये लास्ट में आप सबको एक नमन करती हूँ कि बस्तर को बचाना है और बस्तर को हर तरफ बचाना, और किसी भी हद तक, क्योंकि रोज उनको काट काट के मारा जा रहा है। महिलाओं के साथ इतना तब तक बलात्कार करते हैं जब तक महिला नहीं मरती, ऐसे भी केसेस आए हैं, तब तक मारा जाता है कि उसका बलात्कार करते रहेंगे, वो चीखते रहेगी चिल्लाते रहेगी, जब मर गई उसके बाद उसको फिर या गोली चला देंगे या फिर जिले में ढक के बोलेंगे 2 लाख का इनामी 3 लाख का इनाम। ये ऐसा कभी नहीं है कि बस इतना वहाँ का स्थिति खराब हो चुका। इसलिए शायद माओवादी पार्टी ने कहा है कि हम बातचीत के लिए आगे आएंगे, हम करेंगे। और लोगों का कहना है कि इससे पहले माओवादी ने बातचीत क्यों नहीं किया, तो सवाल उसके पहले क्यों नहीं किया वो नहीं है, सवाल ये है आज हमको बातचीत के लिए दोनों बंदूकधारी आगे बढ़ चुके हैं, तो हमको बातचीत के लिए हम सबको एक भारत के वो नागरिक और वो हमारे साथी सब मिलके करना चाहिए, जिससे लाखों आदिवासी को बचाएंगे तो लाखों हमारे पहाड़ और पर्यावरण सारा बचेगा। वो आप सब के लिए, हम सब के लिए, इस देश के लिए वो बहुत बड़ा एक रूप होगा और बहुत अच्छा होगा। तो मैं आप लोग से ये उम्मीद करती हूँ, और बस इतना कह के और इसके आगे और जो रणनीति बनना है वो बना लेना चाहिए। लेकिन आपके सब मंच के जितने साथी आए सबसे मेरा निवेदन है कि बस्तर को बचाने के लिए आप लोग आए, क्योंकि हर पल हम वहाँ पर तड़प तड़प के जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे दिन है कि दीदी आज यहाँ गोली चला, दीदी आज हमको ये करे, कोई कपड़े उतार रहा है, कोई कपड़ों को निकाल के बताते हैं कि ऐसा कर रहे हैं। और ये बोलते हैं ना मणिपुर में एक घटना हुआ, मैं एक बार वो महिला बता रही थी, उस मणिपुर जैसा घटना बस्तर में भी होता, पर ये है बताते नहीं हैं, और बताते हैं तो वहाँ से पेपर से बाहर आप लोग के आता नहीं। वो महिला बता रही थी मुझे ऐसा करके मेरे को इतना कपड़े में पूरा मेरे को जंगल में घुमाए हैं। ये करचोली की बात है, वो सुनीता जी पोट्टा में, वो आज जेल में गई है। अब बताइए उस महिला का ये कुछ कपड़े नहीं है, बस ऐसा बांध के उसको घुमाया गया। ऐसी स्थिति से सामना करना पड़ रहा है। तो ये बातचीत से सबका आत्मसम्मान, सबका इज्जत, सबके जाने सबके बच जाएंगे। बस मैं ये कहती हूँ। हाँ, मेरी एक बात आप लोग से कहनी है। देखिए 2011 में मुझे जेल भेजे, 2014 में मैं रिहा हुई। आज तक जबकि पूरी 12 साल बाद मैं बरी हो चुकी हूँ, आज तक सरकार मेरे को वापस नौकरी नहीं दे रही है। और वो ये कहती है कि आपने इससे पहले लड़ाई, मतलब आपने इस तरह लोगों के मतलब इस तरह से आवाज़ उठाए हो, तो क्या मैं बोलती मेरी नौकरी वापस दीजिए, मैं अपना नौकरी करना चाहती हूँ। और मेरा सारे खाता सारी चीज़ों को देखती है कैसे जी रहा। हमारी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने के लिए ये सारा कर रहे, ताकि इसके पास कुछ चलने को नहीं रहेगा, कुछ वो नहीं रहेगा। तो ऐसा भी सरकार कर रही, और आज तक मुझे नौकरी नहीं दे रही है। हमने 2-3 बार हमने अपील किया, लेकिन सरकार नहीं दे रही है, और मुझे इसी तरह से रखा है। और इतना लड़ने के बावजूद भी, और इतना कुछ, और मेरे पति को जेल के अंदर इतना मारे, इतना कि मेरे पति को भी जेल में थे, वो एक सांप की तरह रेंगते तक मारे। मैं बोली मतलब जेल से जब रिहा होने के समय मेरा पति चल के आया था, तो मेरा पति को सांप की तरह रेंगते हुए नहीं दो, सांप की तरह रेंगते हुए मेरे पति घर पहुंचाया गया। उसके बाद मेरे पति को उठ नहीं सका, बैठ नहीं सका। मैं जेल में थी उस समय, उनको कीड़े लग गए उनके अंडकोश में और उनके लिंग पे, तो इतने बड़े बड़े कीड़े, मेरे पति को आधा से ज़्यादा ज़िंदगी कीड़ों ने खाया, उस तरह से ख़त्म हो गए। और इस तरह से हमारी ज़िंदगी में हो, उसके बावजूद भी हमारा एक ही सपना है, बस्तर को बचाना। मैंने अपने पति को कीड़ा कर, मेरी बेटी बताती है आप जेल में थे मम्मी, क्या करेंगे, पिता को खाना नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता। मेरे ससुराल में ही रहे, लेकिन उनको उस तरह का डाइट नहीं मिला, और के अंगों में कीड़े लगते, उस कीड़ा को मैंने साफ करती थी। पापा बोलते थे मेरा कीड़ा काट रहा है, फेंक दे,
मेरे को डांटते थे, वो स्थिति तक एक सांप की तरह रेंगते तो कभी उठ नहीं सके, ये स्थिति में। और आज ये हालत है, फिर भी मुझे हमको चाहिए एक बस्तर।